कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी कोई टेस्ट है? ओवरऑल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ओवरऑल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कोई एक टेस्ट नहीं है जो सारे कैंसर्स को करेगा। ये जेनेटिक टेस्ट हैं जो कि आजकल डेवलपमेंट फेज में हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं हुए हैं अभी। बट खास ऑर्गन्स के लिए जो हैं बहुत अच्छे अच्छे बायोमार्कर्स हैं, जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर के लिए PSA की हमने बात की, ब्रेस्ट कैंसर की CA 15.3 है। बाकी जेनेटिक्स हैं BRCA BR1 and 2 जो कि फैमिलीज़ में जेनेटिक मेकअप बताता है, BRCA1 BRCA2। और कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे इंटेस्टीन के कैंसर्स हैं, उसमें CEA कुछ बायोमार्कर्स हैं जो स्पेसिफिक हैं। पैनक्रियाटिक कैंसर है, उसके लिए कैंसर CA 19.9 है। सो बहुत सारे मार्कर्स हैं जो कि अगर आपको शक है कि वहाँ पर है तो आप डॉक्टर को जैसे आप सजेस्ट करेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, बेसिक टेस्ट हो जाएंगे, एंडोस्कोपी हो गई, तो देन दे विल रियलाइज कि ये वाला टेस्ट करा के देखते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक बायोमार्कर्स। पर एक टेस्ट ऐसे जैसे पूरे बॉडी में है कि नहीं, अभी उस तरह से कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, डेवलपिंग फेज में अभी काफ़ी काम हाँ लिक्विड बायोप्सीज पे हो रहा है, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स पे ब्लड में, बट अभी पूरी तरह से अभी ऐसे पॉपुलर नहीं हुआ बिकॉज़ दे आर वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन आई थिंक ऐसा टेस्ट आना चाहिए कि कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कि एक ही बार में पता चल जाए। अच्छा, आँख और कान के लिए भी है कोई टेस्ट? आँख और कान के लिए ऐसे कोई ब्लैंकेट टेस्ट नहीं है, बट बेसिकली चेकअप्स हैं जो कि बच्चों में अगर कोई सिम्टम है तो होना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्टली जैसे बच्चा बॉर्न होता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के साथ ऑडियोमेट्री एक टेस्ट होता है बेसिकली उस टाइम पे, उसके बाद सिम्टम बेस्ड रहता है। और आई चेकअप वंस योर एक पर्टिकुलर एज के बाद है तो फिर वो आई एंड ईयर चेकअप एक बार ही अगर हो जाए तो फॉलो अप कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके अच्छा मैम, कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि जब भी वो चेकअप्स वगैरह का नाम सुनते हैं तो नीडल हो गया या सिरिंज हो गया तो उन्हें देख के या उसको सुन के घबराहट होने लगती है। तो ऐसे किसी लोगों से आपका मतलब हुआ है ऐसा कुछ कि एक्चुअली अब तो बहुत पतली नीडल्स हैं और डायरेक्ट वैक्यूटेनर्स हैं, अब तो नीडल दिखती भी नहीं है क्योंकि वो वैक्यूटेनर के अंदर छुपी हुई होती है, डायरेक्ट सैंपलिंग होती है। और अब डिवाइसेस आ गए हैं जो कि वेन को बहुत क्लियरली दिखा देते हैं, टॉर्च की तरह रहता है, वो पूरा उसका नक्शा दिख जाता है और वहीं जाते हो राइट प्लेस में। ये वेन वाली बात पे हम आपको ये बताना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है ना कि टेस्ट कराने जाते हैं तो उनकी नस नहीं मिलती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है जिसकी वजह से उनको काफी बहुत छोटे बच्चों में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत एल्डरली और बहुत फ्रेल है और बिल्कुल मतलब बीमारी की वजह से बहुत सारी नसें खराब हो चुकी हैं उनको ड्रिप वगैरह चढ़ के। अदरवाइज अब तो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऊपर लगा देते हो आप, उसके नीचे की वेन्स बहुत क्लियर दिख जाती हैं। अच्छा। और जो अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, पुराने फ्लेबॉटमिस्ट होते हैं, वो हाथ लगाते ही ढूंढ लेते हैं, वेरी स्किल्ड। हाँ कि वही नहीं, लोगों में आई थिंक मैंने बहुत बार देखा है कि नस नहीं मिल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसे कि सिरिंज या इंजेक्शन लेकर के घबरा गए, स्पॉइल हो चुकी होती हैं डिजीज की वजह से, या बिल्कुल ही बहुत ही चबी बेबी है तो नहीं मिलेगी कई बार, बट मोस्टली जो अच्छा टेक्नीशियन है वो मैनेज कर लेता है। ओके अच्छा मैम, स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल्स के लिए भी उसको डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं क्या? होते हैं, आई मीन जैसे कॉर्टिसोल लेवल्स कहते हैं कि एंजाइटी में बढ़ जाते हैं, पर वो फिर सब सिम्टम बेस्ड है। आप खुद जाके लैब में बोलो कि मेरा कॉर्टिसोल कर दीजिए, क्योंकि वो टाइम टेस्ट होते हैं, जैसे सुबह 8 बजे ही लेना है, शाम को लेना है तो शाम को 4 बजे ही लेना है, क्योंकि बॉडी में स्पाइक्स होती हैं कॉर्टिसोल की, किसी भी टाइम जाके करने का कोई फायदा नहीं रहता है। और क्या टाइम बताया आपने एक बार? 8 AM and 4 PM होता है, अगर यही 2 बार लेना, यही 2 टाइम में कराना चाहिए। और अगर इंडिकेशंस हैं कोई, और फिर इनके सप्रेशन टेस्ट भी होते हैं कि आपने एक दवाई दी तो कॉर्टिसोल नॉर्मल इतना था तो कम हुआ कि नहीं, रात को दवाई दिया, तो दैट इज अ होल सीरीज ऑफ टेस्ट, वो किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही करवाने में फायदा है। अच्छा, और ये CBC टेस्ट का क्या है? CBC टेस्ट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, वो बहुत अच्छा टेस्ट है, इट्स प्राइस में भी बहुत कम है और एक ही टेस्ट से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हीमोग्लोबिन का पता लग जाता है, जिसमें आप अगर अनीमिक हैं, आपको वीकनेस रहती है, वो पता लग जाएगा। फिर टोटल काउंट TLC पता लग जाता है कि आपकी टोटल वाइट सेल काउंट कितनी है, अगर इन्फेक्शंस हैं तो वो बढ़ता है, कुछ इन्फेक्शंस में कम भी रहता है, और अगर कई बार बोन मैरो काम नहीं कर रही तो TLC कम रहता है, तो बहुत सारी इंडिकेशंस बता देता है। फिर DLC बताता है वो CBC, DLC में डिफरेंशियल वाइट सेल काउंट होते हैं कि आपके न्यूट्रोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं, 4-5 तरह के जो कॉमन वाइट सेल्स होते हैं, लाइक न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, वो कितने कितने मात्रा में है, टोटल इनका 100% अगर है तो कितना % लिम्फोसाइट्स है, कितना न्यूट्रोफिल्स है। तो कुछ बीमारियों में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं,
जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली लिम्फोसाइट्स बढ़ेंगे, या अगर टाइफाइड है तो लिम्फो बढ़ेंगे, तो काफ़ी इंडिकेशन हो जाती है। एलर्जीज हैं तो यूसिनोफिल बढ़ेंगे। तो सीबीसी एक बहुत अच्छा टेस्ट है जिसमें एक टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें आप पिकअप कर सकते हो, मतलब द ट्रेंड्स कैन बी पिक्ड अप। हाँ, तो मतलब ये एक यूनिवर्सल टेस्ट जिसको बेसिक बोल टेस्ट सकते है हैं, जो होना बेसिक चाहिए टेस्ट होना फ्रॉम चाहिए। टाइम टू टाइम। अच्छा मैम, ऐसा भी कुछ है कि नर्व्स के लिए कोई टेस्ट आता है? हाँ, नर्व्स के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, मतलब इमेजिंग के भी हैं और नर्व कंडक्शन टेस्ट हैं, जिसमें कि नर्व्स के अलोंग छोटी छोटी नीडल्स के साथ हम लोग मेजर करते चले जाते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, उसको उसमें आ रही है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं, उसको कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। और इसी तरह मसल्स के लिए ईएमजी टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो हैंड इन हैंड ही होते हैं दोनों। जो भी वीकनेस होती है लेग्स की, आपने बेसिक वर्कअप कर लिया है कि कोई आपको मिल नहीं रहा डायग्नोसिस, तो फिर आप एनसीवी और ईएमजी करवाते हो। तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और इसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, स्पेशलिस्ट, वो रिपोर्ट करते हैं, वही टेस्ट सुपरवाइज करते हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़ है कि ऐसा भी कुछ है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, मतलब जिम या एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए कोई अलग तरह का टेस्ट आता है क्योंकि उनका प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह ज़्यादा होता है? हाँ, तो मोस्टली हेल्थ चेकअप्स में ये सब कवर्ड रहते हैं। जब आप लिवर फंक्शन टेस्ट या किडनी करा करते हो तो उसमें प्रोटीन लेवल्स है दोनों में। तो रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस रहता है। यूजुअली जो लोग वर्कआउट करते हैं उसका क्रिएटिनिन लेवल यूजुअली हाई रहेगा, क्योंकि मसल मास ज़्यादा होता है। और कार्डियक भी देखते हैं कि लिपिड वगैरह कंट्रोल में रहते हैं इन लोगों के, क्योंकि उन्होंने अच्छे से लाइफस्टाइल को मैनेज किया हुआ होता है। अदरवाइज प्रोटीन लेवल भी अच्छा होता है, सप्लीमेंट चल रहे होते हैं। विटामिन डी भी नॉर्मली ठीक रहता है, बिकॉज बोन्स आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द वर्कआउट। अदरवाइज टेस्ट सेम है, उसमें सब कवर्ड रहता है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी बात की ना न्यूट्रिएंट्स की, तो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की भी टेस्ट है कोई, जैसे कि तो किसमें कॉमनली, विटामिन या मिनरल्स की कमी है, इस तरह की हाँ, का? तो कॉमनली जो हेल्थ चेकअप्स हैं, एक तो उसमें आयरन इंक्लूडेड रहता है रहता है। मोस्टली, तो सीरम आयरन लेवल पता लग जाता है हमें। सीरम विटामिन B12 और डी भी कॉमनली आजकल सब हेल्थ पैकेजेस का पार्ट है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी, स्पेशली वेजिटेरियन अगर है, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो विटामिन बी एंड डी वी विल एक्सपेक्ट कि कम रहेगा। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी का तो वैसे ही इंडिया में बहुत एपिडेमिक है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों में काफ़ी चीज़ें पिक हो जाती हैं। और हीमोग्लोबिन से और सीरम आयरन लेवल से हमें थोड़ी इंडिकेशन मिल जाती है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कि नहीं है। नहीं है, तो अगर जैसे किसी में पर्टिकुलर कोई एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आती है, तो क्या बाकियों को भी मैनेज करना होता है, क्या एक से हो जाता है? हाँ, नॉर्मली जब आप देते हैं तो फिर मल्टीविटामिन ही देते हैं, क्योंकि विटामिन B12 अगर लो है तो इट्स लाइकली कि बाकी चीज़ें भी रहेंगी कमी लो। होगी। तो यूजुअली आयरन सप्लीमेंट्स एंड विटामिन बी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स देते हैं उनको। अच्छा, और HIV और एड्स का टेस्टिंग के लिए भी कैसा कुछ है? HIV की और जो एड्स की टेस्टिंग है ना, वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही है, अवेलेबल है। पेशेंट खुद आके अगर HIV करवाए, उसके लिए प्री टेस्ट काउंसलिंग एक हम लोग करते हैं। पहले तो पेशेंट को समझाते हैं, कोई क्वालिफाइड पर्सन जो ट्रेन पर्सन होते हैं, कि आपका ये टेस्ट क्यों हो रहा है, और अगर ये रिपोर्ट आती है तो क्या करना है। और थोड़ा HIV के बारे में हम कोशिश करते हैं एजुकेट करने की पेशेंट को ले जाके। एंड टेस्टिंग अवेलेबल है, 3-4 तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं HIV के। एक तो बेसिक कार्ड टेस्ट होता है, फिर एलाइजा टेस्ट होता है, फिर वेस्टर्न ब्लॉट है अगर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो PCRs रहते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो उसको क्वांटिटेट करने के लिए टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है HIV के। रिपोर्ट भी हम लोग डायरेक्टली पेशेंट के हाथ में ही पकड़ाते हैं। HIV की रिपोर्ट एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रहती है, और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग के बाद पकड़ाते हैं उसको कि भाई आपको कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव है तो कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि एक एजुकेशन भी साथ साथ चले जाए। तो एड्स एक बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, एड्स टेस्ट करना। और अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आता है किसी का, तो वो हम लोग 3 मेथड से करके देते हैं। सिंगल मेथड का पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करते हैं। सो वो डॉक्यूमेंट करना होता है हमें कि 3 मेथड्स के साथ करा हुआ है। जैसे मैं बोलूँ कि कार्ड में पॉजिटिव आया तो उसको एलाइजा में भी करेंगे, PCR में भी करेंगे। तीनों टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है तो ही रिलीज़ करा जाता है वो। ओके, और मैम ऐसा भी कुछ है कि किसी की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं, इफ अगर कोई लैब में ही प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव हो जाए, कुछ ऐसा उसके लिए हम लोग काफ़ी इन्फेक्ट हो जाए? ट्रेनिंग स्टाफ को पहले देते हैं कि एवरी पर्सन इज पोटेंशियली इन्फेक्टेड। जो भी लैब में आ रहा है ऑब्वियसली बीमार है, अनलेस ही इज कमिंग ओनली फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यूजुअली सारा एक PPE जिसको बोलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पहना रहता है स्टाफ ने। ग्लव्स पहने रहते हैं, ऊपर लैब कोट्स वगैरह पहने रखते हैं, मास्क पहने रहते हैं। तो उनको ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसा नहीं है इसके बावजूद नीडल प्रिक्स नहीं होते हैं, पर दे आर ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल देम। कि नीडल प्रिक होता है तो क्या करना है, इमीडिएटली उसको वॉश अवे करना है, किसको इन्फॉर्म करना है। फिर इन स्टाफ यूजुअली वैक्सीनेटेड भी रहता है पहले से ही हेपेटाइटिस वगैरह के लिए। तो उनको अगर फिर जो पेशेंट जिसकी टेस्टिंग कर रहे थे
करते समय प्रिक लगाए तो उसका सैंपल भी हम लेते हैं उस टाइम टेस्ट करने के लिए पेशेंट नेगेटिव था कि नहीं। बाई चांस अगर वो HIV पॉजिटिव था तो फिर वो और तरह का रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, इसको प्रोफिलैक्टिक रेट्रोवायरल थेरेपी देना होता है जो प्रॉपर staff ट्रेनिंग को। होती है। हाँ जी, पूरा SOP है उसके लिए। तो डॉक्टर ये भी बताइएगा कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ टेस्ट स्पेसिफिक अलग अलग जो टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से जुड़े रहें और जो जो टाइमली एडवाइस मिलती है वो करवाते रहें। कुछ तो ब्लड टेस्ट रहते हैं जो करवाने ही होते हैं, एंटीनेटल प्रोफाइल्स होती हैं। पहले जब प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है, अगर कंफर्म हो गई है प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस के लिए अलग टेस्ट रहते हैं, जैसे बीटा HCG है या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है या अल्ट्रासाउंड है। वंस इट इज़ बीन डायग्नोस्ड, फिर जो एंटीनेटल प्रोफाइल एक बेसिक करवाते हैं, उसमें ब्लड ग्रुप रहता है, HIV टेस्ट रहता है, हेपेटाइटिस रहता है, हीमोग्राम, शुगर वगैरह रहती है, सब ताकि वो पता रहे कि बेसिक कितना लेवल था, कि बाद में ड्रॉप तो नहीं हो गया। और फिर रेगुलर टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स रहते हैं, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड्स डिफरेंट रहते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे करवाए जाते हैं। और यही टेस्ट जो एंटीनेटल प्रोफाइल है फ्रॉम टाइम टू टाइम एवरी 3 मंथ्स करवाते हैं, अनलेस कोई सिम्टम रहता है। सिम्टम रहता है तो फिर वो डिटेल में आगे आगे कि बच्चे की बनावट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे की लेडी की एज बहुत ज़्यादा है, शी इज़ 34-35 ईयर्स, तो बच्चे की बनावट का थोड़ा रिस्क रहता है। तो उसमें भी कई बारी 8 to 10 वीक्स पे कुछ टेस्ट करवाते हैं मदर के, वो देखने के लिए कि जो सर्कुलेट कर रहे हैं बच्चे के सेल्स मदर की बॉडी में, उससे पता लग जाता है कि बच्चे की बनावट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ओनली इन स्पेशल केसेस, रूटीन केसेस में एंटीनेटल प्रोफाइल्स रहती हैं जिसमें ब्लड ग्रुप, शुगर, CBC लेवल्स हैं, यूरिन टेस्ट है, बेसिक टेस्ट, ताकि हम आगे उसको बेसलाइन लेके चलेंगे और आगे कुछ चेंज तो नहीं हो रहा, डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा, एनीमिया तो नहीं हो रहा मदर में। थायराइड इज़ अनदर थिंग जो कि हम मॉनिटर करते हैं इसमें। तो ये टेस्टिंग होती रहती है। हाँ जी। बच्चों की बात की आपने डॉक्टर, तो ये भी बताइए कि कई बार न्यूबॉर्न बेबीज में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, तो हाँ, उनका कैसे हम टेस्ट न्यूबॉर्न करते हैं? स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो अभी गवर्नमेंट ने भी अपने प्रोग्राम्स के अंडर ली है। तो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो कि अगर उस टाइम पे पकड़ी जाती हैं तो उनका इलाज है, बट एक बारी अगर आप नहीं पिकअप करोगे तो वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होते होते ऐसा हो जाता है कि आप उसको वापस वहाँ लेवल पे नहीं ला सकते। तो एक खाली नीडल प्रिक टेस्ट है जो कि अब अवेलेबल होने लगा है, अभी थोड़ा कॉस्टली है, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होएगी वो डेफिनेटली प्राइस कम हो जाएगी। कुछ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होते हैं जिसमें 3 टेस्ट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है वो 3 टेस्ट का है। फिर कुछ 5 टेस्ट वाला है, कुछ 7 टेस्ट वाला है, उसके साथ ऑडियोमेट्री ऐड हम करते हैं नॉर्मली। तो न्यूबॉर्न NBS 7 बोलते हैं जिसको, वो एक अच्छा टेस्ट है जो एट बर्थ आजकल सब नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स प्राइवेटली तो करवाते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है जिसमें कि थायराइड के टेस्ट होते हैं, G6PD के होते हैं, कॉमन कंडीशन जो कि उस टाइम पे ट्रीटेबल रहती हैं। पर एक बारी जब डेवलपमेंट के टाइम ना पिकअप करो और बाद में सिम्टम्स आने लगे 2-3 साल के बाद तब पिकअप करो तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो एडवांस कंट्रीज़ में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग 100% अब कवरेज करने लगे हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है इस चीज़ की और धीरे धीरे करके कॉस्टिंग विल कम डाउन, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये आई एम श्योर पिकअप करेगा। तो ऐसा है कि बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए भी टेस्ट जो होते हैं, तो क्या क्या वो वैक्सीनेशन टेस्ट कराए जाते हैं बच्चों में? वैक्सीनेशन के लिए टेस्ट नहीं रहते हैं, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने रोल आउट किया हुआ है, जिसमें कि जो कॉमन वैक्सीन जो देनी ही देनी है, एक BCG है फॉर ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कॉमन जो डिजीजेज हैं इंडिया में उसके बेस पर ये यूनिवर्सल इम्यूनाइज UIP जिसको बोलते हैं रोल आउट किया है। डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कॉफ बोलते हैं, टेटनस वो हो गया, DPT। फिर BCG की बात हमने की, फिर पोलियो है, पोलियो वैक्सीन है, वो ओरल पोलियो ड्रॉप्स होती हैं, DPT एंड पोलियो तो लगता ही है। फिर कुछ बाद में जो वैक्सीनेशंस लगती हैं, हेपेटाइटिस की, टाइफॉइड की, ये कॉमन वैक्सीनेशन, फ्लू की शॉट्स लगती हैं, ये कॉमन वैक्सीनेशंस हैं। तो वैक्सीनेशन की टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं रहती है, पर ये एक शेड्यूल फ्रॉम टाइम टू टाइम नई गाइडलाइंस आती हैं। रिसेंटली वी हैड न्यू गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन, तो वो ज़रूरी हैं बच्चों को करवाना। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है क्या डॉक्टर कि लड़कियों में जैसे पीरियड्स को लेकर के या फिर ओवेरियन कैंसर को लेकर भी कुछ अलग तरह के टेस्ट होते हैं? ओवेरियन कैंसर यूजुअली थोड़ी एल्डरली लेडीज़ का कैंसर है और अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा कैंसर है जिसमें सिम्टम्स बहुत लेट मिलते हैं, जब बिल्कुल फैल चुका होता है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस, पेट में इतनी जगह रहती है कि एक ओवरी में छोटा सा अगर मास है तो पूरा फैल जाता है, फिर जाके फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फिर पिकअप होता है। सो अगर हम चेकअप जब करवाते हैं, हेल्थ चेकअप, सपोज़ कुछ ज़रा सा भी सिम्टम है पेट का तो अल्ट्रासाउंड ऐड करवा लें, तो एक अच्छा तरीका है कि हम कुछ मिस ना करें, एटलीस्ट ईयरली लेडी में अगर हो रहा है। तो उसमें ये रहता है कि अल्ट्रासाउंड पे तो पिक होता है,
बाकी अगर ज़रा कुछ डाउट लग रहा है तो वी कैन गो अहेड, उसके बाद सीटी स्कैन या एमआरआईज रहते हैं मास्टर्स के लिए। ब्लड टेस्ट एक बहुत अच्छा बायोमार्कर है ओवेरियन कैंसर का, CA-125, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है, तो वो कराया जा सकता है अगर कुछ डाउट है, ओवरी बड़ी लग रही है अल्ट्रासाउंड में, अगर कुछ मास पीछे की तरफ है, दिख नहीं रहा पूरी तरह से, CA-125 एक अच्छा टेस्ट है जो कि करवाया जा सकता है। ओके, आपने जैसे यहाँ पे सिटी स्कैन और एमआरआई की बात की, या फिर ये जितने भी इस तरह के स्कैन्स होते हैं, क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? सीटी स्कैन जो है वो एक्सरे बेस्ड है, उसमें रेडिएशन है, लेकिन अब जो अच्छी सीटी स्कैन्स आ रही हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे केयर डोज सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं। केयर डोज मीन्स अगर एक बच्चा है, हल्का सा है, और वो जैसे आप लिटाते हो उसको मशीन वे कर लेती है और उसी के हिसाब से एडिक्वेट रेडिएशन देती है। एडिक्वेट मीन्स जस्ट इनफ, पर ज़्यादा भी नहीं, उतनी भी नहीं कि अननेसेसरी रेडिएशन, उतनी कम भी नहीं कि भी ठीक से इमेज ही ना आए, तो जस्ट एडिक्वेट रेडिएशन देता है। और अननेसेसरली हर 6 महीने में करवाने की डेफिनेटली एडवांटेज नहीं है, पर न्यू इक्विपमेंट में आजकल रेडिएशंस बहुत कम है। जिन सेंटर्स में अच्छी इक्विपमेंट लगी हैं, नई इक्विपमेंट लगी हैं, आजकल इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होती है, रेडिएशन भी कम रिलीज होती है, और उन्होंने अच्छे से ड्रेप कर रखा होता है रूम्स को अपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, ताकि वो रेडिएशन स्कैटर भी ना हो। एमआरआई में रेडिएशन बिल्कुल नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली रेडिएशन फ्री, कोई इसमें नुकसान नहीं है कराने का, बस इट्स जस्ट थोड़ा सा नॉइज़, स्लाइटली नॉइज़, वो कि जो कि अब नई मशीन में वो भी काफ़ी मफल्ड है, अच्छी मशीन में काफ़ी मफल की हुई है नॉइज़। कंफर्ट लेवल बहुत नहीं होता है एमआरआई कराने में, अदरवाइज एमआरआई इज़ कम्प्लीटली रेडिएशन फ्री, पर दोनों की इंडिकेशंस अलग अलग हैं। कुछ डिजीजेज सीटी में बेटर पिक होती हैं, कुछ एमआरआई में बेटर पिक होती है, तो वो जो एडवाइस कर रहा है डॉक्टर, जो कर रहा है डॉक्टर, यूजुअली दे कम्युनिकेट अगर उनको लग रहा है कि इसके लिए ये बेटर रहेगा और ये बेटर नहीं रहेगा। तो बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, आप डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे वैसे चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए अगर हम हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो हेल्थ चेकअप कराने जा रहे हैं तो एक तो ज़रूर आप इसका ध्यान रखें, किसी ऐसे लैब में करवाएं जो कि एक्रेडिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, NABL बहुत अच्छी एक्रेडिटेशन है, और अब काफ़ी सारी लैब्स अब हो रखी हैं जो NABL एक्रेडिटेड है, लेकिन अभी भी 10 से 12% ही एक्रेडिटेड है। सिर्फ इसलिए कि वो पास में लैब है, या वो घर आके टेस्ट ले लेगा, या वो किसी भी टाइम आ जाएगा, या सस्ता है, उसके लिए मत आप करें ज़्यादा। तो एक तो NABL एक्रेडिटेड लैब में जाएं जहाँ फुल टाइम पैथोलॉजिस्ट रहते हों, सिर्फ टेक्नीशियंस रहते हैं, और इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है कि नहीं, वो नेचुरली उस लेवल पे उतना ध्यान रखेंगे नहीं। सो गो टू अ गुड लैब वेयर देयर इज एक्रेडिटेशन, जहाँ पर फुली डॉक्टर्स आपको मिल भी जाएं, बात भी करना हो तो आपको पता ही रहता है कि ये पास की लैब है, यहाँ पैथोलॉजिस्ट रहते हैं, वहाँ से करवाएं। तो खाली पेट जाएंगे तो शुगर भी हो जाएगी। प्रेफरेबली ऐसी जगह जाएं जहाँ आपको वैरायटी ऑफ टेस्ट मिल जाएं, जैसे कि आपने लैब के टेस्ट करवा लिए, आपको लग रहा है अल्ट्रासाउंड भी मैं करवा लूँ, ECG भी करवा लूँ, मेरे को थोड़ा सा अगर रहता है पैल्पिटेशन या स्वेटिंग रहती है, तो एक ही अंडर वन रूफ रह जाएगा, तो वो कंफर्टेबल रहता है सिर्फ। और नेचुरली जहाँ पैथोलॉजिस्ट रहते हैं वहाँ डिज़ाइन जो होता है उसका पैकेजेस का ऐसा रहता है, ये यूज़फुल होता है, रादर दैन जस्ट एक टेल और ट्रेल ऑफ टेस्ट की करना ही करना है, 70 टेस्ट 90 टेस्ट करना है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। थॉटफुली बनाए हुए पैकेजेस होते हैं। कई बार पैथोलॉजिस्ट जो वहाँ रहते हैं वो एडवाइस भी कर देते हैं सिम्टम बेस्ड कि भाई आप ये करवा लीजिए, इसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, आपने ये चीज़ बहुत अच्छी कही कि बहुत सारे लोग आजकल जो टेस्ट के पैकेजेस निकाल रहे हैं ना, उसमें नंबर्स का अकाउंट बढ़ा दिया। हाँ। कि हमारे इस एक पैकेज में आप 1200 का पैकेज लीजिएगा हाँ, तो 50 इतने टेस्ट है। हाँ। हाँ, 1300 का या 1600 का पैकेज लीजिएगा तो 70, और हम 90 टेस्ट भी करा रहे हैं। तो कोई मतलब है इन सारे टेस्ट का, या फिर ऐसे नहीं, ही नंबर्स को मतलब नहीं है, क्या क्या कवर्ड है। कॉमनली आपको एनीमिया कवर करना ही है, डायबिटीज कवर करना ही है, लिवर किडनी लिपिड कवर करना ही है, थायराइड करना ही है, आयरन खामखा के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे के सारे देने की कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल एवरेज पब्लिक में। और हम देखते हैं कि जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो वो निकलते भी नहीं है पॉजिटिव किसी के, मतलब कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, नंबर्स ऐड होते हैं सिर्फ, और जो चीज़ एक्चुअली होती है कोर वो मिस हो जाती है। इससे बेटर है कि आप अल्ट्रासाउंड ऐड कर दें या ECG ऐड कर दें, या मतलब ऐसी कोई चीज़ ऐड कर दें जो कि कुछ पिकअप कर पाए। तो नंबर्स के पीछे हमें नहीं भागना नहीं है। भागना, बेसिक जो जस्ट गो टू टेस्ट अ है वो। क्वालिफाइड प्लेस वेयर जो कोई सोच के कुछ बना रहा है पैकेज। हाँ, एग्जैक्टली। लास्ट मेरा मैम आपसे एक और सवाल होगा कि यूरिन से रिलेटेड आजकल जितने इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट है? यूरिन एक बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे आपने CBC की बात की, यूरिन एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो एक सिंपल टेस्ट में बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देती है। 2 तरह के यूरिन टेस्ट कॉमनली हम करते हैं, यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर। तो यूरिन रूटीन जब हम करते हैं तो उसमें द टेक्नीशियन लुक्स एट कलर क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, रूटीन चीज़ें देखने के अलावा जब हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो उसमें पस सेल हैं कि नहीं है, RBC के है कि नहीं है। तो जब हम देखते हैं किडनी डिजीज़ में
तो पहले फिजिकल और केमिकल टेस्टिंग में ही हमें पता लग जाता है कि इसमें तो प्रोटीन निकल रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। अगर इन्फेक्शन रहेगी तो उसमें पस सेल आएंगे। तो अगर कल्चर उसमें एडवाइस किया हुआ है डॉक्टर ने, और नहीं भी किया तो अगर आपके बहुत पस सेल आ रहे हैं तो आप एडवाइस कर सकते हैं, तो वो सेपरेट बॉटल में लिया जाता है यूरिन कल्चर। तो कल्चर करने से बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी कौन सी ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन है और उसमें कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी। तो बहुत अच्छा है, कस्टमाइज आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है। मतलब अननेसेसरली कोई भी एंटीबायोटिक लेने से अच्छा है कि आप उसको वर्कअप करा के लें। फिर यूरिन में किडनी की बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं। यूरिन माइक्रो एल्ब्यूमिन कर सकते हैं, यूरिन क्रिएटिनिन एल्ब्यूमिन रेशियो कर सकते हैं। तो यूरिन एक बहुत अच्छा बॉडी फ्लूइड है जिससे बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके डॉक्टर, आपके हिसाब से कोई एक और टेस्ट जो हमसे रह गया इस पॉडकास्ट में जो आप रेकमेंड करेंगी लोगों को कि हाँ ये भी करा सकते हैं, बाकी टेस्ट जितने भी आपने बताया उसके साथ में? हाँ, नहीं, आई विल जस्ट रीइटरेट 2 थिंग्स फॉर वुमेन। जैसे ये सर्वाइकल कैंसर का टाइम चल रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर। तो एक पैप्समियर जिसको हम बोलते हैं 40 एंड अबव वुमेन में एटलीस्ट एक बार ही होना चाहिए। आजकल पैप्समियर की जगह लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी LBC जिसको बोलते हैं करते हैं। वो टेस्ट सेम है, बस लेने का तरीका अलग है, और हमारा वो जो देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म बनती है, बहुत क्लियर, ताकि हम कुछ मिस ना करें। दैट्स लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी। तो आप LBC भी कहेंगे अच्छी लैब में तो वो LBC लेंगे। एक वो बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ अपने आप को एक बार ही उसके थ्रू गो थ्रू करें, और अगर वो नॉर्मल है तो 2-3 साल के बाद ही फिर रिपीट करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि वो इतना फैल रहा है, सर्वाइकल से भी आगे वो नंबर्स अब आजकल हैं। तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन, फिजिशियन एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी करें, और अगर कोई लंप है तो उसका चेक करवा के FNAC से, नीडल से, उसको अपने माइंड से मतलब क्लियर करें। तो इग्नोर नहीं करें अपनी हेल्थ को।